एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में ये सल्तनत काल का सेकेंड वीडियो है। हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने भारत पर अरबों के आक्रमण यानी कि 712 ईस्वी से लगभग शुरू किया है। सल्तनत काल का ये दूसरा जो अध्याय है या दूसरा वीडियो है वो इल्तुतमिश के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके पहले भी मैंने इल्तुतमिश पे ही ख़त्म किया था। इल्तुतमिश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी आयोग के द्वारा पूछा गया है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस, आरओ या आरओ, आपके आयोग से जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे में लिया गया है। चलिए आज फिर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के टंका का वजन कितना था? ऑप्शन है आपके 175 ग्रेन, 180 ग्रेन, 185 ग्रेन, 150 ग्रेन। इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन 175 ग्रेन। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्के टंका का वजन होता था। यहाँ पर नीचे दिया गया है। इल्तुतमिश द्वारा पहली बार स्थायी मुद्रा की शुरुआत की गई थी। गुलाम वंश में या सल्तनत काल में पहली बार स्थायी मुद्रा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई है, जो कि चांदी का टका 175 ग्रेन के बराबर होता था। ये इसकी राजकीय मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने अतारकिन का दरवाजा की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, लाहौर, अमृतसर या फिर जोधपुर। इसका सही आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर में नागौर नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने अतारकिन दरवाजा का स्थापना की थी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अतारकिन का दरवाजा की स्थापना नागौर जोधपुर में की गई है और इसी की नकल करके अकबर ने फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय की खुशी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है। पहला है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा है अमर सिंह तोमर, तीसरा है इल्तुतमिश, चौथा है आनंद पाल तोमर। सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा हम लोग का फोर्थ ऑप्शन, आनंद पाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना अनंत पाल तोमर के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आनंद पाल है, ये अनंत पाल तोमर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आनंद नहीं है, अनंत पाल तोमर के द्वारा की गई थी। और इसका वर्णन पृथ्वीराज रासों में हमें ढिल्ली या ढिलिश के रूप में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को हल करें और कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कूट की सहायता से आपको बताना है तीनों में से कौन से पॉइंट सही हैं। पहला है, ग्वालियर से वापस आने के बाद इसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में बात हो रही है। रजिया ने उद्मतुल निस्वा की उपाधि धारण करके उसे चांदी के सिक्कों पर अंकित करवाया। फिर रजिया के कार्यकाल से ही राजतंत्र और सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। ये तीनों के तीनों पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तीनों के तीनों ही पॉइंट सही हैं। ऑप्शन होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 1, 2, 3, यहाँ तीनों पॉइंट शुरू हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने जो उत्तराधिकार को चयन करने की प्रक्रिया थी, बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था, उसको तोड़ा और रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। साथ ही रजिया ने उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्कों पर उसे अंकित करवाया। जो चांदी का टंका होता था उस पर इसका नाम अंकित करवाया। ये इल्तुतमिश के ही टाइम पीरियड में हुआ था। रजिया के कार्यकाल से ही हमें देखने को मिलता है कि राजतंत्र और सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात हम लोग को देखने को मिला 30 वर्षों का इतिहास जो रहा है वो सुल्तानों और अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। क्योंकि रजिया की मृत्यु के बाद फिर जो उत्तराधिकारी घोषित होते हैं, अगर जो अयोग्य होते हैं तो उनकी हत्या करके कोई और उत्तराधिकारी बनता था। उसके बाद किसी और वंश की स्थापना, जैसे खिलजी, तुगलक, लोदी, ये सारे के सारे इसी तरीके से वंश हमें सल्तनत काल में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका का क्या नाम था?
महामंगा, रजिया सुल्ताना, चांद बीबी, नूरजहां। ये प्रश्न भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। रजिया सुल्ताना इसका सही ऑप्शन होता है। रजिया सुल्ताना पहली मुस्लिम शासिका थी और अंतिम मुस्लिम शासिका भी थी दिल्ली सल्तनत की। साथ ही साथ उसका शासनकाल 1236 से 1240 यानी कि 4 वर्षों का रहा। रजिया को दिल्ली की जनता तथा अमीरों का समर्थन प्राप्त था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उत्तराधिकार के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। रजिया सुल्तान ने किसे अमीर आखूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन है बहराम शाह अल्तुनिया, निजाम उल मुल्क जुनैदी या फिर जमालुद्दीन याकूत। इसमें किसको उसने अमीर आखूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था? तो ऑप्शन इसका फोर्थ ऑप्शन सही होता है, जमालुद्दीन याकूत, जो कि एक अबिसिनियाई हबशी अफसर था। उसको इसने दिल्ली के अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं फैक्ट। सीरियाई हबशी अफसर जमालुद्दीन याकूब को अमीर आखूर पद पर नियुक्त किया गया, जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी। रजिया दरबार में तुर्क अमीरों का राजकीय पदों पर जो अधिकार था उसे तोड़ना चाहती थी। इसी के लिए उसने गैर तुर्की अफसरों को भी अपने शासनकाल में जगह दिया। किस इतिहासकार ने रजिया पर जमालुद्दीन याकूत पर अनुचित प्रेम संबंध का आरोप लगाया था? ऑप्शन है मिनहाज उस सिराज, हसन निजामी, बर्नी या इसामी। तो किसकी पुस्तक में हमें देखने को मिलता है कि रजिया पर जमालुद्दीन याकूत से अनुचित प्रेम संबंध का आरोप? ये इसामी की बुक में हमें देखने को मिलता है। सही ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसामी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने माना कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसे महान सुल्तानों में गिना जाता? एल्फिंस्टन, बर्नी, मिनहाज उस सिराज या हसन निजामी? तो ये माना था एल्फिंस्टन महोदय ने कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसे महान सुल्तानों में गिना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जो धार्मिक प्रवृत्ति का था तथा कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर अपना जीवन यापन करता था? तो ऑप्शन है आपके बलबन, मसूद शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद। यहाँ नासिरुद्दीन होगा, थोड़ा सा इसमें भी मिसप्रिंट है, नासिरुद्दीन महमूद होगा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जो धार्मिक प्रवृत्ति का था और कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था? उसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नासिरुद्दीन महमूद, जो कि बलबन का दामाद भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन महमूद सूफी प्रवृत्ति का मधुर और धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति था जो कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर अपना जीवन यापन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज या फिर बदायूनी। इसमें थर्ड ऑप्शन मिनहाज उस सिराज सही होगा। मिनहाज उस सिराज जो कि उसका दरबारी भी था, उसने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी, जो कि इसी नासिरुद्दीन को समर्पित है, उसमें की थी। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही वह मुख्य पद काजी के पद पर भी था और बाद में उसी के शासनकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे लिखा है शासनकाल में हराया गया, लेकिन शासनकाल में उसकी मृत्यु भी कर दी जाती है। 1249 ईस्वी में बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। तो इसमें बलबन को किसने किया था उलूग खां की उपाधि? फोर्थ ऑप्शन हम लोग का सही होता है, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। यहाँ पे इसका फैक्ट है। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही समस्त शक्ति बलबन के हाथों में आ गई थी, क्योंकि वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का भी था और साथ ही मधुर स्वभाव वाला था और शासन को संभालने के लिए एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो कि फैसले बहुत कठोर लेता हो। और इसी तरीके से हमको देखने को मिलता है बलबन के हाथ में ही शक्ति आ गई थी, क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से ही करवा दिया था। नासिरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे मुमालक का पद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश।
चारों के चारों ऑप्शन में से आपको ये ध्यान देना है कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण पूछा है, न कि दिल्ली की जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दो है, एक दिल्ली में स्थापित है और ये बदायूं की जामा मस्जिद का पूछ रहा है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इससे रिलेटेड नोट्स भी है। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया, जबकि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण वहाँ के शासक शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको सही क्या है ये देखना है। 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कूट की सहायता से इसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उत्तराधिकारी बना। ये सही ऑप्शन है। दूसरा है, बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। ये भी सही है। तीसरा है, बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। ये भी आपका सही पॉइंट है। साथ ही साथ चौथा पॉइंट जो दिया गया है, बलबन ने सर्वप्रथम सिजदा और पैबोस प्रथा को अपने दरबार में शुरू करवाया, जो कि ईरानी पद्धति थी और इसे गैर इस्लामिक समझा था। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, शुरू करवाया जो कि ईरानी पद्धति थी और उसे गैर इस्लामी समझा जाता था। ये चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं। हम लोग का डी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व का सिद्धांत लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश? इसमें से भी थर्ड ऑप्शन हम लोग का सही होता है। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम राजत्व का सिद्धांत यहाँ पर लागू करवाया था। राजत्व का सिद्धांत क्या था? राजत्व के सिद्धांत के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। इसी को राजत्व का सिद्धांत भी कहा जाता था। चलिए, और इस सिद्धांत की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। पहला कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा, और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको असत्य कथन को छांटना है, पहले वाले में सत्य कथन को देखना था। इसमें असत्य क्या है देख लेते हैं। बलबन ने 40 सरदारों का दमन किया, ये बिल्कुल सही है, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते थे। उन 40 सरदारों के दलों का दमन बलबन ने किया। नेक्स्ट है, उसने सर्वप्रथम सिजदा और पैबोस की प्रथा अपने दरबार में शुरू करवाया। बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज़ प्रथा भी आरंभ की। ये आपका सही है, दूसरा पॉइंट भी। तीसरा है, बलबन के समय में खालसा भूमि की देखभाल के लिए शिकदार नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। यह भी सही है। शिकों की सबसे पहले शिकों को बांटना, भूमि को शिक के अनुसार बांटना, ये बलबन के समय में ही शुरू हुआ था और शिकदार पदाधिकारी की नियुक्ति भी सर्वप्रथम बलबन के टाइम में ही हुई थी। बलबन ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य के कुल आय व्यय का ब्यौरा तैयार करवाया, जो कि 6 करोड़ 75 लाख था। ये पॉइंट यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आपका गलत है और यही असत्य कथन है। तो किसने आय व्यय का ब्यौरा तैयार करवाया? ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य के कुल आय व्यय का ब्यौरा तैयार करवाया, जो कि 6 करोड़ 75 लाख था, न कि बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश? तो दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। बलबन के द्वारा गठित विभाग के सैनिक विभाग में दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, जिसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, सैनिकों के अभियानों का आयोजन, वेतन निर्माण, सैन्य निरीक्षण, और इस पद पर सबसे पहले उसने इमादुल मुल्क को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको कूट की सहायता से कौन सा कथन सत्य है यह देखना है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपको कुछ नए नए फैक्ट्स भी पता चलते हैं, जैसे कि बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था तथा वह इल्तुतमिश का गुलाम था। ये भी पॉइंट सही है। दूसरा है, बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। ये भी बिल्कुल सही है। उसने अपने दरबार में हंसने पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो जी हाँ, उसने लगा रखा था। फिर इल्तुतमिश ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। ये पॉइंट आपका गलत है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये बी ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। इल्तुतमिश ने नहीं, बल्कि किसने करवाया था इसको? तो ये करवाया था आपका, यहाँ पे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है,
नासिरुद्दीन महमूद ने ही इल्तुतमिश बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश। तो आपको यहाँ पे बताना है सबसे पहले कौन सा वंश स्थापित हुआ था सल्तनत काल में। गुलाम वंश, यहाँ चारों ऑप्शन में फर्स्ट है। सेकंड पे क्या आएगा, तुगलक वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश। इसमें से कौन सा पॉइंट सही होगा, सेकंड है खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद हमारा तुगलक वंश आता है और सबसे लास्ट में लोदी वंश आता है। यहाँ 2 पॉइंट में सबसे लास्ट में है लोदी वंश का ऑप्शन और फर्स्ट में गुलाम वंश का ऑप्शन। तो ए पॉइंट इसके हिसाब से पहला जो है वो हम लोगों का सही होता है, ए ऑप्शन। गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश और लास्ट में लोदी वंश। चलिए आज के वीडियो में अच्छा अगर जो आपको लगा हो मेरे क्वेश्चंस का सिलेक्शन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ओके, बाय बाय।